नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोहित त्रिपाठी आज अपने चैनल ट्रिप स्टाइल पर 12th सीबीएसई का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल पर। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। मैं रोहित त्रिपाठी, मैंने अपना 10th और 12th की बात की जाए तो फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड from Pratapgarh, Uttar Pradesh. And after that, I have done BTech in Mechanical Engineering. And at present, I am an aspirant of Indian Administrative Services, यूपीएससी। और पढ़ाना एक पैशन है। एज अ टीचिंग की बात की जाए तो मैं लगभग 6.5 साल 6.5 ईयर से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ 11th और 12th को। काफ़ी दिन बाद मन में आया कि यूट्यूब पे भी स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोगों के बीच आया हूँ। वीडियो पूरा देखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आगे आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, क्योंकि हज़ारों टीचर, हज़ार क्या 10 हज़ारों टीचर जो है वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। फिर भी एक अलग तरीके से पढ़ाने का, एक इजी तरीके से पढ़ाने का, फिज़िक्स को एकदम सिंप्लीफाई कर देने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको सीबीएसई 12th फिज़िक्स के सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, there are total 9 units you can see on your screen. 5 units are here up to the electromagnetic waves. 5 यूनिट तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हो गया। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक की 9 यूनिट है। टोटल 14 चैप्टर, 14 चैप्टर आपको है। और 70 नंबर का पेपर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान लें। 70 नंबर का आपका ये पेपर है। 30 नंबर का आपका स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ करता है। तो इस 70 नंबर के पेपर्स की अगर मैं बात करूं और इनके मार्क्स पे बात करूं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर है, जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, ये 16 मार्क्स के आते हैं। मतलब अगर आपने ये 3 चैप्टर्स पढ़ लिए तो आपके 16 मार्क्स तो पक्के हो गए। तो देखिए, फिज़िक्स काफ़ी इजी क्यों है, 12th की फ़िज़िक्स मैं काफ़ी इजी समझता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो मान लो आपने अच्छे से पढ़ लिया ये तीनों चैप्टर, तो जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है, ये इन्हीं तीनों चैप्टर्स का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का ही सिर्फ कॉन्सेप्ट पूरा वही है। सिर्फ सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, कुछ कुछ बातें चेंज हो जाती हैं। जहाँ जहाँ हम पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में चार्जेस की बात करते हैं, वहीं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में हम मैग्नेट की बात करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, थोड़ी बातें डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए तो फोर्थ फिफ्थ चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ एंड सेवन चैप्टर, सिक्स्थ और सेवन चैप्टर जो है, बल्कि एट्थ चैप्टर भी जो है, ये तीन के तीनों चैप्टर जो हैं, ये पहले के 5 चैप्टर के मिक्सचर हैं। मिक्सचर कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हेल्प से जो डिवाइसेस बनाई जाती हैं, उन डिवाइसेस के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो उनके प्रोसेसेस के बारे, प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोसेस करके मशीन बनी, कोई डिवाइस बनी, क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की हेल्प से जो डिवाइसेस बनी, 6, 7, 8 चैप्टर में हम वो पढ़ते हैं। तो आप देखिए कितना इजी हो गया कि पहले के 3 चैप्टर आपने पढ़े, वही कॉन्सेप्ट फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में आपने मैग्नेट के लिए पढ़े। तो पहले के 3 चैप्टर पढ़े तो फोर्थ फिफ्थ तो वैसे ही भी हो गया। सिर्फ थोड़ी बातों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6, 7, 8 बिल्कुल इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपने पहले 5 चैप्टर्स पढ़ लिए और उन्हीं का मिक्सचर है 6, 7, 8। आगे बात करें तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो 9th और 10th चैप्टर है, ये 18 नंबर का टोटल आता है। आपको जान के हैरानी होगी, जो नहीं जानते, जो अच्छे से नहीं पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, मैं उनको बता दूं कि भैया रे ऑप्टिक्स तो आप
पिछली 10th क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। सिर्फ वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नया है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में जो फिनोमिनाज आप पढ़े होंगे, जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, वही सारी चीज़ें लगभग लगभग वेव ऑप्टिक्स में वेव के थ्रू से देखेंगे हम। जो कि रे के थ्रू से देखते थे वही वेव के थ्रू से देखेंगे, कुछ बातें सिर्फ अलग होंगी। और भी आश्चर्यचकित बात बताता हूँ, 11 12 और 13 चैप्टर जो है, ये आप पहले से काफ़ी पहले से एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और भी अच्छी बात तो ये है कि 11 12 और 13 चैप्टर आपको आपके 12th की ही केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा। तो सोचिए आपको ये फिजिक्स कितनी आसान होने वाली है। बात करते हैं 14 चैप्टर की, जो कि सेमी कंडक्टर है। इट इज़ माई फेवरेट चैप्टर ऑल ऑफ द 14 चैप्टर्स में। अब मेरा ये फेवरेट चैप्टर है। ये काफ़ी मज़ेदार इस वजह से है क्योंकि इन सारे चैप्टर्स का जो एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको रियल लाइफ में, काफ़ी कुछ इंक्लूड अगर आप देखोगे कि रियल लाइफ से कंपेयर करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। सेमी कंडक्टर्स का कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, किस किस चीज़ों में लगता है। बहुत ही इजी चैप्टर भी है, डायोड वगैरह के बारे में इसमें होता है, तो बहुत ही इजी चैप्टर ये भी है। तो मेरे हिसाब से ये जो टोटल फिजिक्स है भाई साहब 14 चैप्टर्स की, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, बिकॉज आपने काफ़ी चैप्टर्स पहले पढ़ रखे हैं। केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो दूसरे चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें इजी इजी हैं यहाँ पे, काफ़ी इजी मैं मानता हूँ इस 12th की फिज़िक्स को। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कितने नंबर का आने वाला है। अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो वो 16 मार्क्स का जो पहले के 3 चैप्टर हैं उनका है। अब ये इजी भी है और आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होते हो स्टार्टिंग में, तो ये 3 चैप्टर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मन लगा करके, अपने कॉन्फिडेंस के साथ पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, ये 3 चैप्टर्स पढ़ लो। 4th 5th चैप्टर ऑटोमेटिकली आप कम क्लासेस करोगे, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो वो आपको समझ में आने वाला है। आफ्टर दैट 6 7 8 इज़ अ मिक्सचर। मैंने सारी बातें आपको बता दी। रे ऑप्टिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, वेव में आप वही पढ़ने वाले हो, उन्हीं के कुछ फिनोमिना पढ़ने वाले हो। 11 12 13 इज़ वेरी इजी बिकॉज इट इज़ also is in chemistry of 12th syllabus. So it is going to be very very easy subject for you if you are just going to combine with me and going to study physics very very in confidence manner। तो कॉन्फिडेंस से पढ़ते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर पे, ज़्यादा बातें ना करते हुए। मैंने आपको जो बेसिक बातें थी वो बता दी, आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आपका ये पहला चैप्टर है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस कहने का मतलब है कि इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है पहले आप ये पढ़ेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भी जो आपको पढ़ना है वो बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। चार्जेस कई प्रकार के होते हैं, पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। पॉइंट कहने का मतलब छोटे चार्जेस हैं। उनके बीच का एक लॉ है कि उनके बीच में कैसे फोर्स लगता है, उस फोर्स का क्या फार्मूला होता है, उसका स्टेटमेंट जो है वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इस लॉ को दिया था, इस वजह से हम इसे कूलम्स लॉ बोलते हैं। आफ्टर दैट आपको पढ़ना है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मतलब दो से ज़्यादा चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या फोर्स होगा, वो कूलम्स लॉ से ही निकल के आता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो कई सारे चार्जेस आ जाएंगे। सुपरपोज करने का मतलब आप समझते हैं, जैसे बर्गर बनाते हैं, बर्गर बनाने का मतलब है कि बीच में कुछ रख दिया, एक पार्ट है उसके ऊपर दूसरा सुपरपोज कर दिया, तो मतलब एक फोर्स था दूसरा आ गया तो कई सारे फोर्सेस हो गए, तो उनके बारे में कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे हम, वो पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बॉडी है उस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो चार्जेस कितने सारे हैं, किस डेंसिटी में हैं,
क्या कैसे उस पे हम निकाल सकते हैं कि कितने चार्जेस हैं, कितने एरिया में कितना चार्ज है, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वो हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ तक की जो पूरी बात है वो बात है इलेक्ट्रिक चार्ज की। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके चैप्टर का जो नाम है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। तो पहले के इस पार्ट में आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे और इस पूरे के दूसरे वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर आपके टेबल पे रखा हुआ है कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज, तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके उसके द्वारा उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट पे, आप ये पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों अलग अलग बातें हैं, क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डाइपोल का मतलब होता है कि कोई दो चार्ज अगर आपस में ले लें हम, जो कि अलग अलग नेचर के हों, नेचर अलग हो, नेचर का मतलब है कि उनका एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, उस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे क्या फील्ड होगी। अगर डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट कहने का मतलब कोई भी पॉइंट आप ले लो उसके इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से क्या फील्ड होगी। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जैसे कोई एक आदमी दौड़ा चला आ रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ी चली आ रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर कई लोग एक साथ दौड़े चले आते हो तो आप बोल रहे हो भीड़ दौड़ी, क्या बोलते हो आप, भीड़ दौड़ी दौड़ती हुई चली आ रही है। तो उस भीड़ को, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक साथ अगर हम देखें तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम, गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक थ्योरम दी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या थ्योरम दी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या कुछ नया बता दिया, वो हम देखेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उस अब उस थ्योरम को जब हम पढ़ लेंगे तो उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। उसका पहला एप्लीकेशन क्या है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर से अगर किसी जगह पे आपको फील्ड निकालनी, जैसे कि मैंने बताया पॉइंट चार से किसी जगह पे फील्ड निकालनी है, फिर डाइपोल से निकालनी है। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे ही पूरे पे चार्ज है तो उससे कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए इन्होंने अपना ये गॉस थ्योरम दिया हुआ है। तो उस जब आप स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से अगर आप किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, मतलब अभी तक तो वायर था, अब सीट आ गई। आप समझ सकते हैं वायर का मतलब एक लाइन है, सीट का मतलब एक एरिया उसने कवर कर लिया। सीट का मतलब आप एक प्लेट मान लो, प्लेट भी एक तरह की सीट है। और तीसरा और अंतिम जो इनका एप्लीकेशन पढ़ना है गॉस थ्योरम का, वो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। मतलब आप समझते हैं स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल की वजह से किसी पॉइंट पर, चाहे वो हम बाहर ले लें, उसके अंदर ले लें या उसी के सरफेस पे ले लें, तो फिर अगर ये इस पे चार्ज टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर पे, तो उस पे कितना फील्ड बनेगा, उसके अंदर कितना बनेगा और उसके बाहर कितना बनेगा, ये पढ़ना है। तो कुल मिला के आपका ये सिलेबस है पहले चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स अब स्टार्ट करने से पहले, फिजिक्स जो कि एक पार्ट है साइंस का, तो मैं साइंस को पहले बड़े ही प्यारे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि आखिर साइंस क्या होती है। किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध विज्ञान, ज्ञान, क्रमबद्ध के कहने का क्या मतलब है, आप ज्ञान तो कहीं से भी ले रहे हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, तो आप ज्ञान कुछ ना कुछ ले रहे हैं। लेकिन क्रमबद्ध होने का क्या मतलब है, अगर आप क्रमबद्ध ज्ञान ले रहे हैं तो फिर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको एक पेन बनानी हो तो आप सबसे पहले अगर ये सोच रहे हैं कि इसको कितनी स्टाइलिश रखा जाए, इसको कितना सुंदर रखा जाए, इसका कलर क्या किया जाए,
तो वो विज्ञान नहीं हुआ। सबसे पहले पेन बनाने के लिए हमें इंक की ज़रूरत होती है, फिर निब की ज़रूरत होती है, फिर उसके साइज़ की ज़रूरत होती है, फिर उसकी कवरिंग की ज़रूरत होती है। तो सीक्वेंस वाइज में अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं और उसको कर रहे हैं, उसका ज्ञान ले रहे हैं, तो उसको हम विज्ञान बोलते हैं। वही चीज़ इंग्लिश में भी मैंने लिख दी क्योंकि सारी बातें सीबीएसई की हैं। तो द स्टडी ऑफ एनीथिंग इन अ सीक्वेंस्ड मैनर विल बी नोन एज साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस जो है वो तीन पार्ट्स में, मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीन पार्ट में डिवाइड क्यों हुई? पहले पहले साइंस ही हुआ करती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक ही हुआ करता था। लेकिन जब चीज़ें बढ़ती चली गई, एक एक चीज एक फील्ड में चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ गई, दूसरे फील्ड में कुछ ज़्यादा बढ़ गई, बायोलॉजी की फील्ड में ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर उन चीज़ों को अलग कर दिया गया। जैसे कि आपका एक कमरा ही है, एक रूम है, तो उस रूम में मान लो आप रेंट पे रहते हो, तो आप उस पे खाना भी बना रहे हो, रह भी रहे हो, एवरीथिंग इज यू आर डूइंग ओवर इन द वन रूम। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आते हो तो आपका किचन अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ सामान ज़्यादा है। आपके घर में कई सारे लोग रहते हैं तो वहाँ सामान ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब है आपको सब कुछ अलग करना पड़ेगा। तो वैसे ही साइंस पहले एक थी, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज बढ़ती चली गई, वैसे वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग कर दिया गया। आगे बात करें तो फिजिक्स में भी काफ़ी सारी डिस्कवरीज हो गई, तो फिजिक्स को भी कई सारे पार्ट्स में तोड़ दिया गया। तो आगे फिजिक्स को कैसे तोड़ा गया, फिजिक्स से कितने पार्ट्स किए गए, उस पर हम चर्चा करेंगे, अपने चैप्टर पे भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले फिजिक्स आपसे अगर कोई पूछे अब फिजिक्स क्या है, साइंस तो आपने जान ली, तो लोग आजकल की जो डिफिनीशन देते हैं, दैट इज अ फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो बच्चा, अब आप ट्वेल्थ क्लास में पहुंच चुके हैं, ये डिफिनीशंस छोटी क्लासेस में दी जाती हैं। अब आप थोड़े इंटेलिजेंट हो चुके हैं, आपको ऐसी डिफिनीशन नहीं देनी है, कहीं आ जाए तो ऐसा लिखना भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? देखिए विकिपीडिया खुद जो कह रहा है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। बात आ गई नेचर की, तो बात तो उतनी कंप्लीट हो गई। दैट स्टडीज मैटर, इट्स मोशन। अब आप सिर्फ मैटर की बात करेंगे तो वो तो केमिस्ट्री है फिर। इट इज दैट स्टडीज मैटर एज वेल एज इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू द स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ क्या बदलाव हो रहा है, उसके मोशन में क्या बदलाव हो रहा है, उसके बिहेवियर में क्या बदलाव हो रहा है, एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ द एनर्जी एंड फोर्स। बात को समझिए, मैटर के मोशन और बिहेवियर को समझना है, और उसके साथ रिलेटेड एनर्जी क्या है, एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है, फोर्स में क्या बदलाव आ रहा है, इन सारी बातों को हम इकट्ठा जब करते हैं तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन, ये तो सब जानते हैं। एंड इट्स गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। तो अगर आप इन बातों को, उस मैटर के बिहेवियर के मोशन बिहेवियर, उसके बिहेवियर को, उसके मोशन को आप समझ पा रहे हैं विद स्पेस एंड टाइम, और उसके उससे रिलेटेड एनर्जी और फोर्स को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यूनिवर्स बिहेव्स, बिकॉज यूनिवर्स का मतलब क्या है, नेचर को हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिजिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की, तो फिजिक्स को भी कई सारी ब्रांचेस में तोड़ दिया गया। कारण वही है कि फिजिक्स में भी कई सारी डिस्कवरीज बढ़ती चली गई, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, एकॉस्टिक, रिलेटिविटी, एस्ट्रोफिजिक्स, और ये क्लासिकल फिजिक्स है। दो पार्ट में मेनली डिवाइडेड है फिजिक्स, क्लासिकल एंड मॉडर्न। मॉडर्न में का मतलब होता है जो लेटेस्ट अब हम जाने हैं, क्लासिकल का मतलब है पुरानी फिजिक्स। तो अभी जो हमें क्या पढ़ना है, हमें इन दोनों में से कुछ ना कुछ पढ़ना है, मॉडर्न से भी कुछ ना कुछ पढ़ना है, और क्लासिकल से भी कुछ ना कुछ पढ़ना है। इन दोनों से कुछ ना कुछ पढ़, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। इस मैकेनिक्स की बात की जाए तो ये आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, अगर आपको याद हो तो। पूरी की पूरी लगभग 11th क्लास यही थी। आपने शायद क्या, थर्मोडायनेमिक्स भी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस भी 11th क्लास में आपने पढ़ी है। तो यहाँ क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पढ़ना है आपको ऑप्टिक्स, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, वही एटम, न्यूक्लियाई वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे।
ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, फिर उसका कॉम्बिनेशन भी आप पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स वगैरह की बात की जाए, आप बोलोगे इसमें सेमीकंडक्टर तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो सेमीकंडक्टर इज अ नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो एप्लीकेशन है। वो एक एप्लीकेशन है जिसको हमने चैप्टर बना, दिस इज ऑल ओवर द फिजिक्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन द 12th क्लास. If you have any confusion, you can call me, you can WhatsApp me on the given number. The numbers are given in the description and timing are also given in the description. तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर पे. Are you ready? So, talking about the first chapter, electric charges and fields. So, आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, आप नाम से ही समझो, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो का मतलब होता है विच इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, एंड स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. इसका मतलब है कि इट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टडी द चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज at rest. Nothing it is. Electrostatics is also a branch of physics which you are going to study. What you are going to study inside that? The charges at rest. पहले के 3 चैप्टर्स में आपको सिर्फ वही चार्जेस पढ़ने हैं जो रेस्ट पे हैं, मोशन में चार्ज नहीं होगा. आपको पता है चार्ज मोशन में हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है. तो इलेक्ट्रिसिटी आपको अभी नहीं जाननी है, पहले आपको जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें आपको सिर्फ ये जानना है कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो ही उसकी स्टडी करनी है. चलते हैं दूसरे टॉपिक पर. आप बिल्कुल समझ पाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है. दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिस्कवरी की थी वो थे कूलम सर, कूलम. तो कूलम साहब ने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की और उन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, is a physical quantity, sorry, it is a physical property of any matter that causes it to experience a force when placed in the electromagnetic field. अब आप कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो काफ़ी सारी होती हैं, इसी वजह से तो बोला गया कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जो कि क्या करती है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, हमारे हाथ की, हमारे पैर की, हमारे मोबाइल की, हमारे कागज की, कुछ भी हो, पत्थर हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज, वो मैटर जो है ऐसी प्रॉपर्टी रखता हो कि वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, या वो किसी को फोर्स लगा सके या खुद फोर्स उस पे लग सके. कब? जब वो हम उसको किसी फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस पे फोर्स आने लगे, फोर्स लगने लगे, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज. जैसा कि हम जानते हैं चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं. ये और कुछ नहीं बल्कि मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्जेस कैरी किए जाते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वही चार्जेस हैं ये. एन ऑब्जेक्ट विद एन अब्सेंस ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज अगर किसी के पास जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है. अब्सेंस ऑफ चार्ज दैट इज न्यूट्रल, दैट इज जीरो, उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, तो फिर हम बोलेंगे कि भैया उसके पास अगर कोई चार्ज नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल है. अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, दो तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लोग उछल गए होंगे, हमें तो पता है. तो खैर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस दो हैं तो उसको रिपेल करेंगे, लाइक है पॉजिटिव और पॉजिटिव. अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ अब आप जानेंगे 12th क्लास में. वो क्या है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. एडिटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि अगर आपको मैंने बोल दिया, मैंने आपको क्या बताया, चार्ज कूलम ने दिया था, उन्हीं के नाम से ही उसकी एसआई यूनिट भी पड़ गई.
जो कि कूलम भी है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं मान लो आपको बोल दूं कि +2 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे है, और फिर मैं बोल दूं दूसरी बॉडी है जिस पे -3 कूलम का चार्ज है, तो अब आप बताओ दोनों बॉडी पे टोटल मिला के कितना चार्ज है। तो आप इनको क्या करेंगे, एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर का मतलब दोनों को आप प्लस कर देंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका -1 आएगा। तो मतलब टोटल चार्ज जो है, फाइनल चार्ज, नेट चार्ज, वो -1 कूलम है। इसी वजह से कहा जाता है वो एडिटिव है, क्योंकि हम चार्जेस को बिल्कुल अलजेब्रा में जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही यहाँ भी होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एडिटिव इन नेचर है। अ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड क्वांटिटी, इज ऑलवेज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी को हम कभी बना नहीं सकते, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर की जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही चार्ज भी है। चार्ज कंजर्व किस वजह से है, क्योंकि आप चार्ज को ना बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी वजह से चार्ज भी एक फिज़िकल ऐसी क्वांटिटी है जो कि हम बोलेंगे कि ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कभी हम ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज अभी कभी भी आप फ्रैक्शन में नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पे चार्ज 1/2 है, 0.7 है, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो अगर किसी भी बॉडी पे मैं बोलूं चार्ज कितना है, तो वो इसी का मल्टीपल होगा, इसी का मल्टीपल होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि किसी की बॉडी के ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है भैया, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये आपको याद रखना है। Q क्या है, चार्ज, ये हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। N का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैं कहता हूँ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इंटू ई, ई का मतलब आप समझ रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इनको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 2 करके जो आया वो जो चार्ज होगा, क्योंकि वो क्या है, वो तो n का मल्टीपल है ना। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ चार्ज तो कभी 1/2.7 हो नहीं सकता। इस वजह से कहा जाता है कि ये n जो है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो जो भी चार्ज होगा वो हमेशा ई के मल्टीपल में ही होगा, और वो होल नंबर मल्टीपल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, क्योंकि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, वो हमेशा ई के मल्टीपल में ही होगा। इस वजह से चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि किसी बॉडी के ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, तो 2 कूलम का चार्ज होने का क्या मतलब होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। इसका मतलब उस पे कितने लोग हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं आपसे पूछूं, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/e। n इज इक्वल्स टू 2/e, मतलब 2/1.6 × 10⁻⁻19। तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक होल नंबर में ही आएगी, 1 2 3 7 8 9 100 200 1 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख जो भी आएगी। तो 2/e जब आप करेंगे तो ये एक होल नंबर ही आएगा। इस वजह से कहा जाता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड ही होता है। चलिए आगे चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम टॉपिक पे,
कूलम्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो कूलम भाई साहब ने एक लॉ दिया दो पॉइंट चार्जेस के बीच का, कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बारे में एक नियम बताया। क्या नियम बताया? उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट इनका क्या है? इनका स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन टू चार्जेस व्हेन टू चार्जेस are placed apart from each other, they experience a force of attraction और repulsion। भैया, दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं कुछ दूरी पे, लेट वो दूरी r है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन करेंगे। प्लस प्लस होंगे तो रिपेल करेंगे, प्लस और माइनस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जब भी कुछ दूरी पे रखे होंगे। एंड दैट फोर्स, अब बात शुरू होती है कि वो जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो बातें हैं, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। वो जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कुछ दूरी पे रखे गए हैं, उनका जो प्रोडक्ट अगर आप कर दो, मतलब Q1 इंटू Q2 अगर आप कर दो, तो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब Q1 Q2 की वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ी होगी, इनके मल्टीप्लाई की वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ी होगी, उतना ही बड़ा वो फोर्स होगा। और दूसरी बात क्या है? एंड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो दो चार्जेस थे Q1 और Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। मतलब वो जो फोर्स है वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उनके बीच की जो डिस्टेंस r है उसका हम स्क्वायर कर दें और उसके बाद उसका इन्वर्स निकालें, तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दूरी जितना ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा, दूरी जितना कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ये आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो ये दो बातें उन्होंने कही। तो पहली बात कही कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरी बात कही कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये दो चार्जेस हैं जो रखे हुए हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, नॉट r स्क्वायर, इट इज r। तो फिर अगर इस पहले और दूसरे पार्ट को हम कंबाइन करें तो हम क्या पाते हैं? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक इक्वल्स टू का साइन आता है। जब इक्वल्स टू का साइन आता है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट उन्होंने बताया कि वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अब आप समझ सकते हैं, 1 तो आप समझ ही रहे हैं, 4 पाई तो समझ ही रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट उन्होंने बताया ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस में। वो जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो जो इसको खींच रहा है या रिपेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जो फोर्स होगा वो कितना इफेक्टिव होगा। ये जो मीडियम है, जहाँ अगर एयर में ये रखा गया है तो मीडियम इसको कितना परमिट कर रहा है, उसकी वैल्यू होती है ये एप्सिलॉन नॉट। इट इज कॉल्ड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे अगर फ्री स्पेस में ना रखा गया होगा, किसी पानी में रख दिया तो क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन डब्ल्यू। तो फिर हम एप्सिलॉन डब्ल्यू निकालेंगे। तो एप्सिलॉन डब्ल्यू निकालने का भी फॉर्मूला है, मतलब क्या है? परमिटिविटी इन वाटर। परमिटिविटी इन वाटर या परमिटिविटी किसी दूसरे मीडियम में कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे बाद में। खैर ये लॉ जो है वो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए डिसाइड किया गया है। तो उस हिसाब से एयर या वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन नॉट ही लेना है, और इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹ निकाली गई। तो ये बात है टोटल आपके कूलम्स लॉ की। एक सवाल आ जाता है कभी कभी कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो तो फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फोर्स पे ही बात कर रहा है कूलम्स लॉ, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए,
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है ये कैसे होगा। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो अब आप इनको वेक्टर में दिखा दो। जब भी आप एग्जाम में वेक्टर फॉर्म आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है Q1 और Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं। अब इन पे जो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे उसको बोलेंगे F21। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, उसको बोलेंगे F21। Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो लगाएगा टू, तो लगा कौन रहा है टू, तो टू बाद में लिखेंगे। लग किस पे रहा है वन, तो उसको पहले लिखेंगे। तो इस वजह से इसको बोलेंगे F12। ये डायग्राम आप ऐसे बना देंगे। अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो Q1 से Q2 की तरफ जब आप जाएंगे तो आप उसको बोल दीजिए R12। Q2 से जब आप Q1 की तरफ जाएंगे तो आप उसको बोल दीजिए R21। मैंने R के ऊपर कैप लगा रखा है। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो ये जो डिस्टेंस होती है हम इसको यूनिट लेके चलते हैं, यूनिट लेके बात करते हैं। होने को कुछ भी हो सकती है तो इसके ऊपर हम कैप ही लगाते हैं। अब आपको सिर्फ एक नंबर या दो नंबर में आ जाता है कि लिखो राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे जितना मैंने आपको बताया। ये डायग्राम ऐसे बना दो और ये लिख दो F12 इज इक्वल्स टू F21। F12 और F21 दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये R12 जो मैंने लिख दिया, ये R12 जो मैंने लिख दिया, ये क्या है? ये तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ F12 में आप लिखें या F21 में यहाँ वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पे आप एक कैप लगा देंगे। अब अगर हम F12 की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम 12 लिख करके R को दिखा देंगे। जब हम 21 की बात कर रहे होंगे तो वही चीज़ हम यहाँ 21 लिख देंगे इस R पे। बस इतनी सी बातें हैं जो कि कूलम्स ने बताई। और एसआई यूनिट मैंने आपको बता ही दी कि चार्ल्स की एसआई यूनिट कूलम भी है, क्योंकि उन्होंने डिराइव किया था। फोर्स के बारे में इन्होंने बताया ज़रूर, लेकिन फोर्स के का एक लॉ बताया। फोर्स के बारे में बताने वाले तो न्यूटन साहब थे, तो इस वजह से उसकी यूनिट हम न्यूटन ही रखते हैं। फिजिक्स में ऐसा ही काफ़ी कुछ है कि जिस साइंटिस्ट ने जिस चीज़ को इन्वेंट किया और उसी जिस चीज़ की डिस्कवरी की उन्हीं के नाम पे ही उनका यूनिट रख दिया जाता है एसआई यूनिट। बाकी सीजीएस यूनिट्स वगैरह बदल सकते हैं, दूसरी कुछ हो सकती है, लेकिन एसआई यूनिट उसी के नाम उन्हीं के नाम पे आ जाती है। तो ये था कुल आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया। यहीं पे आज के ये तीनों टॉपिक ख़त्म होते हैं। इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए, देखिए दो बातें हैं। एक पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आप मुझसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपना काम आगे कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम तो नोट्स बना लेंगे, तो वीडियो को आगे पीछे करके आपके हाथ में है, मोबाइल आपकी है, आप बना भी सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कोई भी नहीं देता, जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको मेरे किसी भी टॉपिक पे अगर दिक्कत है या फिर आपको बाहर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो किसी बच्चे ने पूछा या कहीं से भी आपको किसी बुक में मिल गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन जो है आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के, या मेरा कोई टॉपिक है वो नहीं समझ में आ रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे अगर आप करेंगे तो वो मैं आपको उसका आंसर 100% दूंगा और आपके सेटिस्फैक्शन की गारंटी लेता हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ही इसी वजह से है, क्योंकि हर बच्चा सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और अंतिम बात मेरी ये है कि आपको अच्छा टाइम जो है वो रात को 9 बजे से 11 बजे तक आपको मैं टाइम दे सकता हूँ। तो रात को 9 बजे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, 9 10 11 जितना भी आपको जो भी करना है। और चाहे वो संडे ही हो, आपको उसी टाइम फ़ोन करना है, उसी टाइम मैसेज करना है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई 9 से 11 के बीच में ही दूंगा। मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
वीडियो कॉलिंग करके आपको वापस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेजूंगा। आपको फुल सेटिस्फैक्शन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाकी और तो कुछ अभी कहना नहीं है, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ट्रिप स्टाइल। नेचर को ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि ये नेचर ही है जो हम पढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और बस और कुछ कहना नहीं है। सलाम, नमस्ते। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कॉल कीजिए। आदाब, नमस्कार।